वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का पढ़ा था उसके आगे का पार्ट हम देख रहे हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। तो ये हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, समझाइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के तहत तो हमारे दो पार्ट्स देखो कि पहला पार्ट ये है सूर्य तथा अन्य पिंडों से, अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पृथ्वी का वायुमंडल किस तरह से व्यवहार करता है, ये हमें देखना है। और दूसरे पार्ट में हमें ये देखना है कि पृथ्वी पर स्थित उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, क्योंकि देखिए एक तो बाहर से आएंगी, है ना, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो बाहर से जो आएंगी ये पृथ्वी है मान लो, और ये उसका पूरा वायुमंडल है। बाहर से जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आएंगी उनके लिए वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। दूसरा है कि इसकी सतह पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ये वायुमंडल किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। तो ऐसे हमारे पास दो पार्ट्स हैं और इनको दो पार्ट्स में हमें समझना है। तो पहला पार्ट हम समझते हैं कि हमारे लिए आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। तुम्हारे क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल का व्यवहार। तो देखिए पहला पार्ट है सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों। क्योंकि अन्य सूर्य के अलावा और भी बहुत से तारे हैं जिनसे हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है। आकाशीय बेसिक तो हमें सूर्य से ही सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो ये है बच्चों, सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंडों से प्राप्त होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। हमें पता है कि एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, ये गामा किरणों से अगर हम इसको ले इसकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के अनुक्रम में या घटती आवृत्ति के अनुक्रम में। तो हम स्टार्ट करके पहले गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें, लास्ट में रेडियो तरंगें। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती है गामा किरणें। तो पहले गामा किरणें, सूर्य से उत्पन्न जो गामा किरणें होती हैं ये इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है, अत्यंत ऊर्जावान होती है। अतः ये पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल जो होता है इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये गामा किरणें जो होती हैं, ये बेसिक पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत अत्यंत ऊर्जावान होती है, इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी तक आती तो ये काफी हानिकारक होती है, क्योंकि अत्यंत ऊर्जावान होती है ये, और ये पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती है। देन सेकेंड पार्ट है एक्स किरणें। तो इसमें हम नहीं लिखेंगे नहीं पहुंच पाती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी की सतह तक, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल की परतों द्वारा ही ये अवशोषित कर ली जाती है। देन सेकेंड एक्स किरणें, क्योंकि देखिए सूर्य एक्स किरणें भी उत्पन्न करता है। अब ये जो एक्स किरणें होती हैं ये भी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि ये भी अत्यंत ऊर्जावान होती है, इनकी भी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। हालांकि गामा किरणों से जरूर कम होती है, लेकिन इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये भी पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अत्यंत ऊर्जावान होती है, उनके द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और इसीलिए ये पृथ्वी की वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती, ये भी अत्यंत हानिकारक होती हैं। तो ये भी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। तीसरी होती हैं
पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज है ना। देखिए पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं ये ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से चूंकि अत्यंत हानिकारक होते हैं पराबैंगनी विकिरण और ये ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इस तरह से ये पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये अत्यंत हानिकारक होते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन परत जो है इसमें बहुत बड़ा छिद्र हो गया है जिसके कारण संभावना है कि पराबैंगनी विकिरण जो है हमारे पृथ्वी तक पहुंचे और वो हमारे लिए हानि पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए जो है इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पराबैंगनी विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं और जितनी भी रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेसेस होती हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो फ्रीऑन गैस यूज़ होती है एयर कंडीशनर वगैरह में, तो ये गैस जो होती है ये ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन को जो है क्या कर रही है, कम कर रही है उनकी मात्रा को। और इसीलिए जो है आजकल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं फ्रीऑन के अलावा दूसरी गैस यूज़ करने के लिए। तो कुल मिलाकर पराबैंगनी विकिरण होते हैं वैसे तो ये ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश जो होता है पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है दृश्य प्रकाश के लिए क्या होता है, पारदर्शी। इसलिए दृश्य प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है जिसके कारण हम पृथ्वी पर स्थित अन्य वस्तुएं तथा पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित अन्य आकाशीय पिंडों को भी देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके लिए पारदर्शी होता है पृथ्वी का वायुमंडल दृश्य प्रकाश के लिए और इसलिए ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकती हैं जिसके कारण हम पृथ्वी की सतह पर स्थित अन्य वस्तुएं और पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित अन्य सभी आकाशीय पिंडों को भी देख सकते हैं। पहुंच पाती है। देन इसके बाद है नेक्स्ट अवरक्त विकिरण। तो देखिए सूर्य से प्राप्त, क्योंकि सूर्य तो मुख्य स्रोत है दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण यानी हीटिंग रेज जो होते हैं ऊष्मीय विकिरणों का। तो ये जो ऊष्मीय विकिरण यानी अवरक्त विकिरण होते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके, इसके लिए पारदर्शी होता है और पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। तो चूंकि अवरक्त विकिरण जो है पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाती है। इसके बाद में सूक्ष्म तरंगें होती हैं जिसे हम माइक्रोवेव्स कहते हैं, ये भी जो है पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं कम मात्रा में। उसके बाद होती है रेडियो तरंगें। तो ये जो रेडियो तरंगें होती हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है। जो अन्य पिंडों से आने वाली आकाशीय पिंडों या सूर्य से आने वाली जो भी सूर्य से जो आने वाली होंगी वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, वो क्या होती हैं यहाँ से परावर्तित होकर लौट जाती हैं। जैसी वो इंसिडेंट होती है वो वापस लौट जाती है। कौन सी? रेडियो तरंगें पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल से वो परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल का व्यवहार, इसमें दो पार्ट से, एक तो सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंडों से प्राप्त होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। तो पहला है गामा किरणें पृथ्वी की सतह जो है इन तक ये नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि अत्यंत ऊर्जावान होती हैं, इनकी वेधन क्षमता भी बहुत होती है पर पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल द्वारा ये अवशोषित कर ली जाती है, इसीलिए ये पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। दूसरा है एक्स किरणें, इनकी वेधन क्षमता भी बहुत अधिक होती है, ये अत्यंत ऊर्जावान होती हैं पर पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल द्वारा ये अवशोषित हो जाती हैं और इसीलिए भी ये पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। तीसरी होती है पराबैंगनी विकिरण, ये भी अत्यंत हानिकारक होती है पर ये पृथ्वी के ओजोन मंडल तक आती है और ओजोन मंडल द्वारा ये अवशोषित हो जाती है और इस प्रकार ये जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अगर ये पहुंचती तो बहुत हानिकारक होती है ये। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश। पृथ्वी का वायुमंडल दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है और ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है जिसके कारण हम पृथ्वी पर स्थित अन्य वस्तुओं को और आकाशीय पिंडों को भी देख सकते हैं।
अवरक्त विकिरण सूर्य से आने वाला या अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाले अवरक्त विकिरण जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल उनके लिए पारदर्शी होता है और जिसके कारण पृथ्वी का जो सतह है वो गर्म बनी रहती है। देन सूक्ष्म तरंगे, कुछ मात्रा में सूक्ष्म तरंगे भी पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। लेकिन जो रेडियो तरंगे होती है, जो सूर्य या अन्य आकाशीय पिंडों से प्राप्त होती हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल को भेद नहीं पाती हैं, बल्कि इससे परावर्तित होकर ये पुनः अंतरिक्ष में वापस लौट आती हैं। तो ये पहला पार्ट है। अब हम इसी के आगे का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट ये पृथ्वी पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ये किस तरह का व्यवहार करता है। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। तो देखिए, पृथ्वी पर दीर्घ तरंगधैर्घ्य के अवरक्त विकिरण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की गर्म सतह तथा पृथ्वी पर स्थित गर्म वस्तुएं, जो भी हम जैसे कि हम खाना पकाते हैं तो इसमें गर्मी उत्पन्न होती है ना, तो ये दीर्घ तरंगधैर्घ्य की अवरक्त विकिरण होती हैं। और ये जो होती हैं ये पृथ्वी की वायुमंडल निचली परतों द्वारा परावर्तित होकर, पृथ्वी की जो निचली परतें होती हैं और पृथ्वी पर स्थित जो बादल होते हैं, इनके द्वारा परावर्तित होकर ही पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण रात के समय भी गर्म बना रहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का जो है वातावरण बहुत ठंडा होता है ना, हमारे लाइफ के लिए अनुकूल नहीं होता है ना, हमारा जीवन संभव नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर दीर्घ तरंगधैर्घ्य की जो अवरक्त विकिरण उत्पन्न होती हैं, ये पृथ्वी दीर्घ तरंगधैर्घ्य की अवरक्त विकिरण है। हम खाना पकाते हैं या कुछ भी गर्म करते हैं तो इसके कारण जो है ये रेडिएशंस बाहर निकलते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देते हैं पर ये रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। और ये सूर्य से हमें जो प्राप्त अवरक्त विकिरण है उसकी तुलना में इनकी तरंगधैर्घ्य ज्यादा होती है, यानी इनकी ऊर्जा कम होती है। जो हमें सूर्य से प्राप्त अवरक्त विकिरण होते हैं वो भी हीटिंग वेव्स ही होती हैं, वो भी ऊष्मीय विकिरण ही होते हैं, क्योंकि जितनी भी गर्म वस्तुएं होती हैं ये सभी अवरक्त विकिरण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो हमें सूर्य से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन पृथ्वी पर भी ये उत्पन्न ऐसी होती है कि जैसे कि हम खाना पकाते हैं या कुछ भी गर्म करते हैं है ना, तो उससे भी अवरक्त विकिरण निकलते हैं, लेकिन सूर्य की तुलना में इनकी तरंगधैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी सूर्य से हमें जो प्राप्त अवरक्त विकिरण होते हैं इनकी तुलना में इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो ये जो निचली परतें होती हैं है ना, तो इनसे ये परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। इनसे परावर्तित, इनको पार करके ऊपर नहीं जा पाते, बल्कि इनसे परावर्तित होकर पृथ्वी पर पुनः वापस लौट आते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रभाव को हम पौधघर प्रभाव भी कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर जो दीर्घ अवरक्त विकिरण उत्पन्न होते हैं गर्म वस्तुओं द्वारा और पृथ्वी की गर्म सतह द्वारा, दीर्घ तरंगधैर्घ्य के अवरक्त विकिरण, तो ये पृथ्वी की सतह को छोड़कर अंतरिक्ष में नहीं जा पाते, बल्कि ये परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी तल पर वापस लौट आते हैं। पृथ्वी तल पर स्थित यहाँ पर बादल भी होते हैं है ना, और ये जो निचली परतें होती हैं इनके द्वारा ये परावर्तित हो जाते हैं, ये पार करके नहीं जा पाते, बल्कि यही पृथ्वी तल पर वापस लौट आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि पृथ्वी तल पर उत्पन्न जो रेडियो तरंग, क्योंकि हम अलग अलग रेडियो स्टेशंस
टीवी प्रोग्राम्स, तो इनकी रेडियो तरंगे तो बनती हैं। तो ये जो रेडियो तरंगे होती हैं ये 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनका प्रसारण जो है आयन मंडल द्वारा होता है। आयन मंडल से परावर्तित होकर, ऊपर यहाँ आयन मंडल है, इससे परावर्तित होकर ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच सकती हैं और इनकी सहायता से जो है दूर संचार में इनका उपयोग होता है। लेकिन 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा या 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा कह लो आप, यानी 40 मेगाहर्ट्ज या इससे ज्यादा की जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो पृथ्वी पर हम आर्टिफिशियली जो बनाते हैं रेडियो तरंगे ना, हम जो प्रोग्राम जो बनते हैं रेडियो में कह लो आप या दूरदर्शन में कह लीजिए, टीवी के जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो सब रेडियो तरंगे होती हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है जो आप कम्युनिकेशन में देखेंगे। तो इसमें 30 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की जो तरंगे होती हैं, ये आयन मंडल को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है। ये इससे ज्यादा ऊर्जावान जो होती है ये आयन मंडल से परावर्तित नहीं हो पाती, अपितु ये अंतरिक्ष में चली जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी का जो वायुमंडल है इस तरह से व्यवहार करता है। तो पहला, पृथ्वी पर उत्पन्न जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, देखिए दीर्घ तरंग दैर्घ्य की जो अवरक्त विकिरण होते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके बाहर नहीं जा पाते, अपितु ये परावर्तित होकर पृथ्वी के वायुमंडल पर ही लौट आते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो है वातावरण गर्म बना रहता है। लेकिन 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेडियो तरंगें होती हैं, ये आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी तल पर वापस आ जाती हैं और ये बाहर नहीं जा पाती हैं और इसके कारण दूर संचार जो है यानी कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। लेकिन 30 मेगाहर्ट्ज या इससे भी ज्यादा या 40 मेगाहर्ट्ज और इससे ज्यादा की जो रेडियो तरंगें होती हैं, ये आयन मंडल को भेद कर पार कर अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगला हम देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि पौधघर प्रभाव या इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, किसे कहते हैं। ये आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, इसी को कहते हैं बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम इसको समझते हैं। तो देखिए पृथ्वी के, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतें तथा बादलों के द्वारा दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त विकिरण इन परतों से परावर्तित होकर पृथ्वी तल पर वापस पुनः लौट आती हैं और इसी प्रभाव को हम, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म बना रहता है, और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधघर प्रभाव कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। एक बार इस परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतें तथा बादलों द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त विकिरण अवरक्त विकिरण परावर्तित होकर
पृथ्वी तल पर पुनः लौट आती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म बना रहता है, या पृथ्वी की सतह भी कह सकते हैं, गर्म बनी रहती है। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो निचली परतें हैं तथा पृथ्वी के निचले परतों में बादल भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि बादल बहुत ऊपर तो नहीं होते, 1 या 2 किलोमीटर ऊपर ही होते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतें और बादलों द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न दीर्घ तरंगदैर्घ्य की जो अवरक्त विकिरण होते हैं, ये इनसे निचली परतों से परावर्तित होकर पृथ्वी तल पर पुनः वापस लौट आते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का वायुमंडल जो है गर्म बना रहता है। और इसी प्रभाव को पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य से हमें, ये पृथ्वी है ना, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। पृथ्वी हमने छोटी बनाई कंपैरिजन में, सूर्य की कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, डायग्राम में फिर भी बड़ी दिख रही है। और ये पृथ्वी का चारों तरफ का वायुमंडल है ना, ये निचली परतें समझ। तो सूर्य से हमें लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त विकिरण प्राप्त होते हैं, हमें ऊष्मीय विकिरण प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, मतलब इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ये पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तल पर पहुंच जाते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। पर पृथ्वी पर स्थित जो अवरक्त विकिरण होते हैं, क्योंकि हम खाना पकाते हैं, है ना, और बहुत सी प्रक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इनके कारण पृथ्वी से उत्पन्न, पृथ्वी पर उत्पन्न या पृथ्वी पर उत्पन्न गर्म वस्तुओं द्वारा दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा इनके कंपैरिजन में कम होती है। पृथ्वी पर उत्पन्न जो भी अवरक्त विकिरण होते हैं वो हमें सूर्य से जो प्राप्त होता है उसकी तुलना में कम होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है। तो ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य की जो अवरक्त विकिरण होती है पृथ्वी की निचली परतों द्वारा क्या होते हैं बच्चों? बाहर नहीं जा पाते, है ना, ऐसे बाहर पार करके बाहर नहीं जा पाते, बल्कि ये यहाँ पर बादल और ये जो निचली परतें इनसे परावर्तित होकर ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य की जो अवरक्त विकिरण होती है ये क्या होती है? परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी तल पर वापस लौट आती है, जिससे पृथ्वी का वातावरण क्या होता है? गर्म बना रहता है। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? पौधघर प्रभाव। तो ये इसका बेसिक रीजन है कि ये निचली परतों द्वारा ये बाहर नहीं जा पाती, बल्कि इनके द्वारा ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है और पृथ्वी तल पर पुनः वापस लौट आती है। और इस तरह से इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन इनकी ये जो अवरक्त विकिरण होते हैं इनकी तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है, यानी इनकी ऊर्जा कम होती है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य ने ऊर्जा का कम होना। और इस प्रकार हम देखते हैं। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे रेडियो तरंगों के संचरण की विधियां। तो देखिए, रेडियो जो पृथ्वी पर उत्पन्न, जैसे कि पृथ्वी का जो रेडियो स्टेशन है या टीवी प्रोग्राम्स जो बनते हैं, तो ये सब रेडियो तरंगे ही होती हैं इनमें। तो ये जो रेडियो तरंगे होती हैं इनको भेजने की बहुत सी विधियां हैं। तो ये एक तो भूत तरंग संचरण विधि द्वारा भी भेज सकते हैं हम, दूसरा व्योम तरंग संचरण द्वारा, और तीसरा आकाशीय तरंग संचरण विधि भी होती है। तो ये तीनों भी हमें देखना है कि भूत तरंग संचरण विधि क्या होती है, व्योम तरंग संचरण विधि क्या होती है और आकाशीय तरंग संचरण विधि क्या होती है। तो ये हम अगले लेक्चर में इसको अच्छे डिटेल में